मेरा नाम रशीदा है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी मुझे देखता वो देखता ही रह जाता। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे ख़ानदान में होते थे। जो भी मर्द मुझे एक दफ़ा देखता वो पल के झपकना भूल ही जाता। लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदकिस्मत साबित हुई थी। ना ही मैं रुपए पैसे की कोई कमी थी और ना ही हुस्न में मेरा कोई सानी था। मेरा कद काट और जिस्म 15 साल की उम्र से ही इतने भरपूर थे कि मुझ पर उठने वाली निगाह झुकना भूल जाती थी। मैं घर से निकलती तो सारे मर्दों की नज़रों का मरकज़ बन जाती। मेरे खूबसूरती देखकर मेरे माँ बाप की मेरी फ़िक्र सताने लगती थी। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्द अज जल्द मेरी शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहते थे। दरअसल मेरा तल्लक ऐसे घर से था जहाँ रिश्तों की कोई ख़ास हैसियत तो नहीं थी। हर कोई एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता था और मेरे माँ बाप मेरी शादी के बाद ऐसे ही एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। मेरे बाप ने अपने कारोबारी दोस्त के बेटे कामरान से मेरे रिश्ता तय कर दिया था और 18 साल की उम्र में ही रुखसत होकर मैं अपने शौहर के बड़े से बंगले में चली आई थी। मेरा शौहर भी बहुत ही खूबसूरत और जवान था। हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोगों की नज़रें हम पर ठहर सी जाती थी। हर कोई हमारी जोड़ी की खूब नज़र लगाता और मैं ये सोचकर खुशी से सरसार हो जाती कि खुदा ने मेरे हिस्से में सारी खुशियाँ लिख दी हैं। अपने माँ बाप के घर में तन्हाई का शिकार रही थी, मगर अब शौहर की मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि ये आजमाइश भी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरी और कामरान की शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन खुदा ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ था। मेरी सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते और मेरी सास के रवैये में काफ़ी हद तक तब्दीली भी आ गई थी। इन 3 सालों में उनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी हर वक्त यही तमन्ना रहती थी कि कब मैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनाऊं और वो खुशी में झूम उठें। लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। औलाद तो कुदरत की तरफ से अता की जाती है, हर तरह के इलाज के बावजूद भी। जब हमारी गोद में कोई खुशी ना आई तो मेरी सास ने अपने बेटे से दूसरी शादी का कह दिया। कामरान मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन रोज़ रोज़ के बढ़ते हुए प्रेशर और दबाव की वजह से वो मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाए, लेकिन मेरी ये सोच महज चंद दिनों की मेहमान साबित हुई। एक दिन कामरान दफ्तर से घर लौटा कि ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी का हादसा हुआ और वो मौका पर ही फौत हो गए। 22 साल की बड़ी जवानी में ही वो मुझे बेवाह कर गए। इतने बड़े बंगले में अकेले कैसे ज़िंदगी गुजारती, यही सोचकर इद्दत के दिन गुजारे और फिर अपने माँ बाप के घर चली आई। लेकिन वो कहते हैं ना कि रुखसत होने के बाद बेटियाँ पराई हो जाती हैं। बिल्कुल सच ही कहते हैं। इद्दत के चंद महीनों में ही मेरी भाभीयों ने कह दिया कि मैं उनके लिए महज बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं हूँ। अपने ख़ानदान के अजीब अजीब लड़कों के रिश्ते वो मेरे लिए लेकर आने लगी। अभी तो मैं कामरान की मौत के गम से बाहर ही नहीं आई थी। दूसरी शादी के बारे में मैं कैसे सोच सकती थी। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग मुझे चंद दिनों से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि मेरी ज़ात इन्हें कोई तकलीफ़ भी नहीं पहुंच रही थी। इनके तलख रवैये को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं कामरान के बंगले में वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। अगली ज़िंदगी गुजारना इन मुनाफिकों के साथ गुजारने से बेहतर था, जो मेरे मुंह पर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे पीछे पीछे मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगियों से निकालना चाहते थे। इद्दत मुकम्मल होते ही मैं अपने बंगले में वापस आ गई। कामरान का कारोबार उनके भाई ने संभाल लिया था और ख़र्चे की एक ख़ास रकम मेरे अकाउंट में बाकायदगी से ट्रांसफ़र होने लगी थी। मैं शुरू से ही नाज़ो नेमत में पल सकती थी, इसलिए कामकाज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे।
लेकिन इतने दिन बंगला बंद रहने की वजह से सारे ही मुलाजिम काम छोड़ गए थे। अलबत्ता मेरी एक पुरानी मुलाजमा मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। उसने मुझसे छुट्टी की दरख्वास्त की तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि इसके बगैर तो मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। वो कहने लगी, बीबी जी मैं गांव जाऊंगी तो वहाँ से अपने भाई को भेज दूंगी, वो आपके सारे काम काज कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उससे कहा, पहले अपने भाई को बुलवा लो फिर चली जाए, ताकि उसे काम भी बता सके। वो फ़ौरन मान गई और उसने अपने भाई को गांव से बुलवा लिया। उसका भाई एक 17 साल का खूबसूरत और जवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे तो लगा था कि शायद 13-14 साल का बच्चा इसका भाई होगा, लेकिन ये तो अच्छा खासा जवान था। मेरी मुलाजमा ने उसे घर का सारा काम समझा दिया। वो लड़का बहुत ही भला था, बहुत तेज़ी से हाथ चलाया कर काम करता। वो दिन में उसकी बहन ने उसे सारा काम समझा दिया और उसके बाद वो मुझसे कुछ महीनों की छुट्टी लेकर गाँव चली गई। दरअसल बीमार तो वो थी ही, लेकिन अब उसके घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी। वो दोबारा कभी वापस आने वाली नहीं थी। मेरी मुलाजम चली गई और उसका भाई बंगले के क्वार्टर में ही रहने लगा। ज़्यादा लोग ही नहीं थे, इसलिए मैं ज़्यादा नौकरों का झंझट भी नहीं पालना चाहती थी। अगली सुबह नौकर नाश्ता लेकर कमरे के दरवाजे पर मौजूद हुआ। मैं रोज़ाना सुबह 10 बजे नाश्ता करती थी। मैंने उसे कमरे के अंदर ही बुला लिया। मैं अभी तक नाइट ड्रेस में ही थी और बैठे हुए बेड पे लेटी हुई थी। उसे देखकर उठ बैठी। वो मेरा नाश्ता टेबल पर रखने के बाद सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे ही मेरे अगला हुक्म का मुंतज़िर हो। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। वो 17 साल का था, लेकिन शायद गाँव की आबहवा होने से उसकी उम्र ज़्यादा बढ़ कर दिख रही थी। वो एक भरपूर और तवाना मर्द नजर आता था। ना जाने क्यों अचानक ही मुझे उसकी मौजूदगी से घबराहट सी महसूस होने लगी, क्योंकि इतने बड़े बंगले में वो मेरे साथ अकेला था और दूर दूर तक कोई नहीं था। ये सोचकर मुझे खौफ आने लगा। मैं भी जवान हूँ और वो भी। मेरी खूबसूरती पर तो वो वैसे भी आदमी मर जाते थे, उस नौकर की नीयत भी ना बदल जाए। मैंने बगैर सोचे समझे एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया, जबकि मेरी इस बात का ख्याल करना चाहिए था। मैं खुद भी एक जवान बेवा हूँ और इतने बड़े घर में तन्हा हूँ। मैंने नौकर को दिन भर के अच्छे काम बता दिए और वो फ़ौरन ही कामों पर लग गया, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा बोझ आ गया था। मैंने सोचा कि किसी नए भरोसेमंद मुलाजिम का इंतज़ाम कर लूँ और फिर इस नौकर को निकाल दूँ। मुझे अपने घर से आए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे घर से अभी तक कोई मुझसे मिलने नहीं आया था। मेरे माँ बाप अपने पोते पोतियों में इस कदर मगन थे, तो शायद उन्हें मेरी तन्हाई का एहसास ही नहीं हो रहा था। ससुराल वाले तो पहले ही मुझे नापसंद करने लगे थे। उनके लिए मेरा होना ना होना बराबर ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी नई मुलाजमा के लिए किससे कहूँ। और फिर इत्तेफाक से उसी दिन मेरी एक पुरानी दोस्त बाना मुझसे मिलने के लिए चली आई। वो शादी होकर बाहर से मुल्क गई थी। अब छुट्टियों में वापस आई तो उसे मेरे बेवा होने की खबर मिली। फिर उसके अगले फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बर्बादी की दास्तान सुनकर वो बहुत उदास हुई। काफ़ी देर हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे और फिर मैंने उसे काम बताया कि मैं अपने घर के कामकाज के लिए एक भरोसेमंद मुलाजमा को ढूंढ रही हूँ। वो मेरे नौकर को देखकर कहने लगी, ये लड़का तो है, तो सही काम भी अच्छा कर रहा है, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है नई मुलाजमा ढूंढने की। मैंने उसे अपने दिल में आने वाले वसवसों के बारे में बताया तो वो कहने लगी, रशीदा तुम भी क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करती हो। खुद ही कह रही हो कि इसकी बहन सालों से तुम्हारी वफादार मुलाजमा है और ये नौकर भी बहुत शरीफ है, और फिर खुद भी परेशान हो रही हो। मेरी मानो तुम नई मुलाजमा की झंझट में ना पड़ो। आजकल की मुलाजमा कुछ भी नहीं है, बस बेहिसाब छुट्टियां करती हैं, और दूसरी बात यह है कि एक घर की खबर दूसरे घर में पहुंचा देती हैं। तुम तो वैसे अकेली रहती हो, खुदा ना खास्ता कहीं नई मुलाजमा तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। बानो की बात सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गई। वो ठीक ही तो कह रही थी। उस नौकर पर तो मैं फिर भी ज़्यादा भरोसा करती थी, लेकिन नई मुलाजमा पर कैसे भरोसा कर सकती थी। जाते जाते मैं बानो मुझसे कहने लगी, अगर ऐसा ही है तो नए नौकर को आजमा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बानो की बात मुझे कुछ समझ आ गई।
اس کا مشورہ مجھے ٹھیک ہی لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ ایک دفعہ نوکر کو آزما لوں گی اور پھر وہ پاس ہو جاتا تو میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گی، کیونکہ نہ ہی اس کے بنگلے کو چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی دوسری شادی کرنے کا۔ ویسے بھی مجھے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ قدرت نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی، تو پھر دوسری شادی کر کے مجھے کیا حاصل ہوتا۔ اس لیے میں نے اکیلے ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میرے اس فیصلے کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے مزید دور ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ہی جلد از جلد میری دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، اور میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب میری زندگی میں کسی مرد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تنہا رہنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا اور نوکر کا امتحان لینے کا بھی۔ میں پیسوں اور عزت دونوں ہی معاملات میں اپنے نوکر کو آزما لینا چاہتی تھی، اس لیے شام کے وقت میں نے جان بوجھ کر بہت سارے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ کچن کے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ نوکر اس بیگ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ 2 گھنٹے تک میں بازار گھومتی رہی، گھر کا جو بھی ضروری ساز و سامان لینا تھا لے کر گھر پہنچی تو وہ بیگ کاؤنٹر پر موجود نہیں تھا۔ نوکر بھی مجھے گھر پہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سارا سامان رکھ کر اپنے کمرے میں آئی تو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ بیگ میرے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ جلدی سے میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سارے کے سارے پیسے موجود تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سکون ہوا۔ میرے نوکر کی نیت پیسوں پر خراب نہیں ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ جانتا ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اس لیے میں نے دوسری طرح سے اس کا امتحان لینے کا سوچا۔ رات ہونے سے پہلے نوکر سارے گھر پر ایک نظر ڈال کر اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ پیسے کوارٹر جانے والے راستے پر گرا دیے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ پیسے نوکر کی نظر میں ضرور آئیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سکون سے لیٹ گئی اور مجھے صبح کا انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس امتحان میں وہ پاس ہوگا یا فیل۔ میں سوچ رہی تھی کہ ساری رات شاید مجھے انتظار میں نیند نہ آئے، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ مجھے کمرے میں آ کر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، لیکن نوکر کی آواز سن کر میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ سر جھکائے کمرے میں آیا اور میرے آگے پیسے رکھ کر کہنے لگا، یہ ایک کوارٹر کے راستے پر ملے ہیں، اس کے نہیں ہیں۔ نوکر کی وفاداری نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ پیسے تقریباً لاکھ کے قریب تھے۔ میں نے نوکر سے کہا، یہ پیسے میرے بھی نہیں ہیں، تم چاہو تو یہ پیسے رکھ سکتے ہو۔ میں اس کی وفاداری کا انعام دینا چاہتی تھی۔ نوکر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مالکن یہ حلال کا لقمہ میں کھاتا ہوں، میں نہیں جانتا یہ پیسے آپ کے ہیں یا کسی اور کے، لیکن یہ میرے نہیں ہیں، اس لیے میں انہیں کسی صورت نہیں رکھ سکتا۔ وہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا اور میرے سامنے پیسے پڑے رہ گئے۔ میرا دل اس بات پر راضی ہو گیا کہ نوکر کی نیت بالکل صاف ہے اور وہ کبھی بھی میری کسی بھی قیمتی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی تھی اور وہ تھی ہم دونوں کے درمیان کی عزت۔ میں ابھی بھی جوان تھی اور وہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایسے میں ہمارا ایک ساتھ بنگلے میں رہنا ٹھیک نہیں تھا، یہ بات بھی میں جانتی تھی، لیکن میں کسی غیر شخص کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اگر نوکر آخری مرحلے کو پار کر جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے میرا وفادار ملازم بن جاتا، اور یہ سوچ کر میں نے سرخ رنگ کی ساڑی پہن لی اور 16 سنگار کر لیا۔ جب بیوہ ہونے کے بعد اس نے مجھے کبھی کبھار اتنا سنگار نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے پر ڈالی تو میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ میری نظریں اپنے حسن پر نہیں ٹھہر پا رہی تھی تو نوکر کیسے میری اس خوبصورتی کا لحاظ کر سکتا تھا۔ میں پوری طرح تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ نوکر سے کہا کہ وہ شام کی چائے لے کر میرے ساتھ ہی بیٹھ جائے۔ نوکر سر جھکائے شام کی چائے لے کر آ گیا تو میں نے اسے زبردستی اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کے بارے میں سوال پوچھنے لگی۔ وہ کبھی مجھے نظر اٹھا کر دیکھتا اور پھر فوراً ہی نظر چکا لیتا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت پسند آ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نظر بھر کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میرے ہر سوال کا جواب بہت ہی مہذب انداز میں دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ باعزت اور شرم و حیا کا پیکر ہو۔ سچ تو یہی تھا، میں نوکر کے کردار سے متاثر ہوئی تھی۔ چند دن بعد اس کا امتحان لینا چاہتی تھی، اس لیے دن میں نئے لباس پہنتی اور کبھی اسے ڈرائنگ روم میں اپنے پاس بلا لیتی
तो कभी बाग में। एक दिन उस वक्त उस क्वार्टर के पास गई और उससे आवाज़ देकर बुलाया तो वो फ़ौरन ही चला आया। मैंने गुलाबी रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मुझे यकीन था कि नौकर मुझे एक नज़र भर कर ज़रूर देखेगा, लेकिन वो आज भी सर झुकाए खड़ा था। मैंने नौकर से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे काफ़ी बना कर दे। वो मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैं उसके आगे किचन काउंटर से लगकर ही खड़ी हो गई। मेरे बाल पूरी तरह से खुले हुए थे और मेरी नज़रें नौकर पर ही जमी हुई थी, लेकिन वो काफ़ी बनाने में मसरूफ़ था। उसने काफ़ी बनाकर मेरे आगे रख दी और जिस तरह आया था उसी तरह से वापस चला गया। उसके इस अंदाज ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। वो किस तरह मेरी खूबसूरती से नज़रें चुरा गया था, ये बात मेरे लिए बिल्कुल अनोखी थी। शायद वो मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज तक मेरी ज़िंदगी में जितने भी मर्द आए वो मुझे देखते ही थे तो नज़रें झपकाना भूल जाते थे। एक शाम मैंने स्याह रंग का खूबसूरत सा गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह तैयार हो गई। मुझे इस बात पर भी यकीन आ चुका था कि नौकर मुझ पर नज़र नहीं डालेगा, इसलिए मैंने अपने लिबास को मज़ीद बेबाक कर दिया था। मेरी सफ़ेद रंगत इस स्याह लिबास में पूरी तरह खुलकर रह गई थी। मैं बेडरूम में नीम दराज हो गई और मैंने जानबूझकर नौकर को बुला लिया। वो सर झुकाए कमरे में आ गया। मैंने उसे कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है और मेरा सर दबा दे। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस आज नौकर का इम्तिहान ख़त्म हो गया। वो बहुत ही बाकरदार शख्स है और अब मुझे उसे मज़ीद आजमाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन अचानक ही नौकर ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गया। उसने मेरे पैरों के पास पड़ी चादर उठाकर मेरे वजूद पर डाल दी और मुझसे दूर होकर खड़ा हो गया और नज़रें झुकाए कह रहा था, मालकिन, मैं मज़ीद आपके पास काम नहीं कर सकता। आप एक शरीफ और इज़्ज़तदार लड़का हूँ और मैं अपने नफ्स पर काबू रखता हूँ, लेकिन आपकी बेबाकी और लिबास मुझे मेरे ईमान से हटा रहे हैं। मैं एक मर्द हूँ और कुदरती तौर पर किसी औरत की तरफ कशिश रखता हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह बचा कर रखा, लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं, आप और इस बंगले को तन्हा रहते हैं। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे हमारे दरमियान तीसरा शैतान आ चुका है। मुझे इस बात का डर है कि अभी तक तो मैं खुद पर काबू रखा है, लेकिन किसी दिन मैं अपने नफ्स का ग़ुलाम बनकर कोई ऐसी हरकत ना कर बैठूं कि ज़िंदगी भर आपसे भी नज़र ना मिला सकूं। वो लंबा चौड़ा जवान मर्द मेरे आगे खड़ा आंसू बहा रहा था और मैं शर्मिंदगी के गहरे समंदर में गर्क हो गई थी। वो इज्जत से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसे वर्गलाने जैसी हरकत करने लगी थी। ना जाने उसका इम्तिहान ले रही थी या खुद उसके आगे पेश कर रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो ठीक ही कह रहा था। अगर किसी कमज़ोर लम्हे में वो अपने आप पर काबू ना रख पाता और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठता, मैं उससे इज्जत भी गवा बैठती और बदकिरदार भी समझ लेती, जबकि गलती तो सरासर मेरी थी। वो वापस जाने के लिए इजाज़त मांग रहा था। मैंने उससे आगे हाथ जोड़ दिए और उसे कहा, माफ़ कर दे, मैं तो बस उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, लेकिन खुद भी नाकाम हो गई। मैं उसके आगे खुद को बहुत छोटा और कमतर महसूस कर रही थी। नौकर कहने लगा, मालकिन, आप खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं। आपको मेरे जैसे लड़के को मुलाजम रखने के बजाय किसी अच्छे और नेक शख्स से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि मेरा एतबार रिश्तों पर से उठ गया है, क्योंकि मैं जिस आला तबके में रहती थी वहाँ रिश्तों और जज्बात की कोई हैसियत नहीं थी। मेरे अपने माँ बाप 2 दिन पहले कुछ महीनों के लिए मेरे बड़े भाई के पास अमेरिका चले गए। वैसे भी वो लोग जब तक यहाँ थे तब तक मैं उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर था। नौकर कहने लगा, आज नहीं तो कल आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है। मैं कुछ अरसा तक आपके पास मुलाजम रहने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे मुलाजम का इंतज़ाम जल्द कर लें। मैंने गहरी आ भरी। मैंने अपनी नादानी में एक वफ़ादार मुलाजम को खो दिया। मैं जान गई थी कि अब वो किसी भी सूरत हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद नौकर ने गांव की एक लड़की को मेरे पास मुलाजम रख दिया और ख़ुद मुझसे आखिरी मुलाकात करके हमेशा के लिए गांव लौट गया। आज भी मैं जब उस नौकर को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भीगने लगती हैं। वो आज के दौर में एक नीसीरत इंसान था, जिसने कई बार मौका मिलने के बावजूद भी कभी मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली थी।
ایک بات میں نے اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ ہر رشتہ آزمانے کے لیے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ہمارے آزمانے کا طریقہ دوسرے انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کچھ رشتوں پر بغیر آزمائے ہی اعتبار کر لینا چاہیے۔ میں پہلے دن سے ہی جانتی تھی کہ میرا نوکر ایک اچھا انسان ہے، لیکن اسے آزمانے کے چکر میں نے اسے کھو دیا تھا۔ میری آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنی قیمتی رشتوں کی جان بوجھ کر کبھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو انہیں کھونا پڑ جائے۔